सारे क्वेश्चन को, सारे पॉइंट को मेरे भाई अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़िएगा डिस्कशन का। बहुत सारे लड़के क्या होता है सिर्फ क्वेश्चन देखने के चक्कर में रहते हैं भगा भगा का, तो क्वेश्चन देखने के चक्कर में आप नहीं रहिएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी डिस्कशन होगा, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट होगा उसको जरूर से जरूर मेरे भाई नोट कीजिएगा। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा पॉइंट, अगर जैसे यह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में अगर 4-5 बात एक्स्ट्रा पॉइंट जब तक आप नहीं जानते हैं, जब तक उसके आसपास का क्वेश्चन नहीं जानिएगा, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा एग्जाम में। अब सिर्फ एक क्वेश्चन रखा जाइएगा, वह क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा या उससे रिलेटेड उसी के आसपास से दूसरा क्वेश्चन उठा लेगा, तो आपको क्या होगा उस समय आप एग्जाम में नहीं बना पाइएगा। जो पिछली ग्रुप डी में बहुत सारे अच्छे लड़के जो है फेंकाए हैं, रिजल्ट नहीं आया है, उनका यही कारण है कि सिर्फ क्वेश्चन रट कर गए, फन्ना क्वेश्चन कैंसर के फन्ना कैंसर यह होगा, ठीक है। लेकिन वह क्या है, वह जो है उससे रिलेटेड जो है वह क्वेश्चन ना पूछ के उसे अन्य क्वेश्चन जो है पूछा, लेकिन क्वेश्चन वही चीज से रिलेटेड था। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है, तो फटाफट इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। कहता है, एकदम मेरे भाई अच्छे से पढ़िए, एकदम ईमानदारी से पढ़िए। चलिए तो शुरू करते हैं डिस्कशन बिना कोई समय देरी किए हुए। कहता है मेरे भाई कि एक कंडक्टर, क्या कहता है, कहता है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे समानुपाती होता है। सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है मेरे भाई। दो जगह लिखा गया है, इसको मिटा देते हैं। तो क्या कर रहा है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे समानुपाती होता है। आपका कूलम है, लंबाई है, उसके पार अनुभाग का क्षेत्रफल है, और क्या है, विद्युत प्रवाह। तो फटाफट इसका आंसर बनाइए, तो क्या होगा इसका आंसर। चलो देखिए, बना लिए होंगे आप लोग। कहता है कि कंडक्टर का प्रतिरोध जो होता है, कहता है सीधे समानुपाती होता है। तो देखिए मेरे भाई, किसी भी कंडक्टर का प्रतिरोध जो होता है वह सीधे समानुपाती किसके होता है। तो सीधे समानुपाती किसका होता है मेरे भाई, तो यह हो जाएगा आंसर आपका लंबाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, ठीक है। किसी भी कंडक्टर का प्रतिरोध जो होता है वह सीधे लंबाई के समानुपाती होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे तो नोट कीजिए, एक में हो गया लंबाई, दूसरा लिखिए कि किस पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट लिखिए पदार्थ की प्रकृति पर, किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर लिखिए। उसके बाद लिखिए चालक तार पर, मतलब तार कैसा उस पर है। तीसरा लिखिए चालक की लंबाई तो हो गया। उसके बाद लिखिए अनुप्रस्थ काट भाग के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट भाग के क्षेत्रफल पर। और दूसरा क्या, लंबाई हो गया, ठीक है। क्या हो गया, लंबाई हो गया, पदार्थ की प्रकृति पर हो गया, चालक तार की प्रकृति पर हो गया, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। और लंबाई यह सीधे जो है किसके समानुपाती, ये सभी के सभी जो निर्भर करता है मेरे भाई किस पर करता है, चालक का प्रतिरोध इस सभी पॉइंटों पर जो है निर्भर करता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है किसके समानुपाती होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, लंबाई। तो सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विद्युत प्रवाह का मतलब हुआ कि विद्युत का फ्लो करना, किसका फ्लो करना मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना, इलेक्ट्रॉन का जो है फ्लो करना। तो इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह ही क्या कहलाता है मेरे भाई, विद्युत धारा कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह ही क्या कहलाता है मेरे भाई, नोट कर लीजिएगा, यह विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। तो किसी भी चालक में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक है, तो किसी भी चालक में जो है प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि धाय भाग रहा है, इसका विरोध नहीं होता है, कम होता है। लेकिन वही अचालक की बात करें तो उसमें विरोध जो है वह होता है, चालक का अपेक्षा ज्यादा होता है। कुचालक में बात करें तो कुचालक में खूब विरोध होगा, कुछ लोग चालक करने चला, हम जान ही नहीं देंगे। मतलब कुचालक पदार्थ है, कुचालक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकता है, क्योंकि यह कुचालक पदार्थ है। और इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए तभी फ्लो करेगा मेरे भाई कि जब वह चालक पदार्थ हो, ठीक है। तो अर्धचालक में दो पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला
अर्ध जर्मेनियम और दूसरा सिलिकॉन। यह जो है अर्धचालक है और इसका प्रयोग जो है किया जाता है अर्धचालक के रूप में, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है बड़े भाई कि जब अर्धचालक में ताप बढ़ता है तो ताप बढ़ने से क्या होता है, उसका प्रतिरोध घट जाता है, और जब प्रतिरोध घटेगा तो नोट कीजिए वह द्विचालक के भांति जो है कार्य करने लगता है। तो पहला का आंसर निकल गया, आपका क्या हो गया, लंबाई हो गया। दूसरा देखिए क्या कहता है मेरे भाई, कहता है सूक्ष्म पर्णपाती जंगल गिर किस राज्य में स्थित है। फटाफट आंसर बनाइए। कहता है दूसरा क्वेश्चन, सूक्ष्म पर्णपाती जंगल गिर कहता है किस राज्य में है। आपका ऑप्शन गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। चलिए फटाफट आंसर दीजिए तो इसका क्या होगा। तो देखिए सूक्ष्म पर्णपाती जंगल की बात करें मेरे भाई तो सूक्ष्म पर्णपाती जंगल जो है ये आपका गिर जो है गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, गुजरात के गिर में पाया जाता है। और यहाँ जो पाया जाता है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लिखिएगा यह जो है शेर के लिए, किसके लिए, शेर के लिए जो है यह प्रसिद्ध है। कौन, गिर जो है गुजरात में पड़ता है और शेर के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं सूक्ष्म पर्णपाती, तो नोट कीजिए सूक्ष्म पर्णपाती का मतलब होता है कि वैसे पौधा, कैसा, वैसा पौधा और वैसे पौधे जो साल में एक बार क्या करते हैं मेरे भाई, अपने पत्ते त्याग कर देते हैं। क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। मतलब कि पर्णपाती का मतलब कि वैसे पौधे इसके अंतर्गत आते हैं जो अपने पत्ते का क्या करते हैं, साल में एक बार त्याग देते हैं। ठीक है। अगर बात कर ले भारत में तो नोट कीजिएगा क्वेश्चन कि भारत में किस प्रकार के, अगर पूछे किस प्रकार के जो है वन सर्वाधिक पाए जाते हैं तो भारत में लिखिएगा, भारत में जो है उष्ण, क्या पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। नोट कर लीजिए कि भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है मेरे भाई पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या था, सूक्ष्म पर्णपाती जंगल गिर किसके लिए प्रसिद्ध है, गिर जो है किस राज्य में है, गुजरात में है और यह शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन जो है फलदार, कहता है कौन फलीदार पौधा है मेरे भाई। कहता है तीसरा में निम्न में से कौन फलीदार पौधा है, तो फलीदार पौधा में आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा दलहन। ठीक है। दाल में नोट कीजिए, दाल में प्रोटीन की मात्रा जो है मेरे भाई, प्रोटीन की मात्रा अधिक पाया जाता है। लेकिन अगर पूछे कि सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा, तो नोट कीजिए सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा मेरे भाई किसमें पाया जाता है, यह हो जाएगा आपका सोयाबीन में। किसमें हो जाएगा, सोयाबीन में। और 42% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 42% पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि दाल में प्रोटीन का मात्रा सबसे अधिक होता है, लेकिन पूछे कि सबसे अधिक किसमें, तो वह होता है सोयाबीन में। सोयाबीन में और कितना पाया जाता है, 42% जो है मेरे भाई पाया जाता है। दलहन की बात करते हैं, लिखिए दलहन को गरीबों का दूध कहा जाता है। दलहन को यानी दाल क्या कहते हैं मेरे भाई, गरीबों का दूध कहा जाता है। किसको कहा जाता है, दलहन को कहा जाता है। तो क्वेश्चन था में कौन फलीदार पौधा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, दलहन यानी दाल। तो इसका आंसर हो गया बी नंबर। चलिए सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 होता है। मतलब कि पूछ रहा है कि किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है कितना है, 13 होता है। तो फटाफट इसका आंसर बताइए तो क्या होगा। ठीक है, देखिए बात करते हैं मेरे भाई मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 और 11 होता है सोडियम का। ठीक है, 13 होगा आपका किसका, एल्युमिनियम का। और कैल्शियम का नोट कीजिए, इसका होता है 20। कैल्शियम कितना होता है, 20। मैग्नीशियम का होता है 12। तो क्वेश्चन कहता है किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 मतलब
8 और 2 10 और 3 कितना हो गया टोटल 13 हो गया। अब देखिए तो 13 अब आंसर निकल गया होगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। नोट कीजिएगा इसका आंसर तो एल्युमिनियम हो गया। देखिएगा कि आवर्त सारणी के हर एक पॉइंट नोट कीजिए मेरे भाई कि आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में, नोट कीजिए आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर, किधर जाने पर मेरे भाई बाएं से दाएं की ओर जाने पर, ठीक है, धातुई गुण जो है घटता है। धातुई गुण क्या होता है मेरे भाई घटता है। किसी भी आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में कहां जा रहे हैं बाएं से दाएं की ओर जाने पर धातुई गुण जो है घटता है, जबकि अधातु के पूछ ले तो बढ़ता है। ठीक है, अगर हम दाएं से बाएं आएंगे, ठीक है बाएं से दाएं गए, अगर पूछ देगा कि दाएं से बाएं आएंगे तो धातुई गुण क्या होगा, इधर आने पर क्या होगा मेरे भाई बढ़ता है धातुई गुण। और अधातु का क्या, अधातु के इधर जाने से बढ़ा था तो अधातु का क्या हो जाएगा, धातु के घटेगा, क्या होगा घटेगा, धातु का क्या होगा घटेगा। नेक्स्ट पर नोट कीजिए किसी भी वर्ग में आवर्त सारणी के ऊपर से नीचे जाने पर दो कंडीशन पूछता है कि ऊपर से नीचे आने पर तो यहां पर लिखिएगा धातुई गुण जो है क्या होगा बढ़ेगा। क्या होगा मेरे भाई बढ़ेगा, धातुई गुण क्या होगा बढ़ेगा, इसका मतलब अधातु का घटेगा। और नीचे से ऊपर जाने पर क्या होगा तो नोट कीजिए घटेगा। क्या होगा घटेगा। नीचे से ऊपर जाएंगे वर्ग में धातुई गुण क्या होगा घटेगा, नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, और धातु का जस इसका उल्टा होता है। तो ये दोनों पॉइंट को 4 पॉइंट हुआ, चारों पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर एकमात्र गैर धातु कौन हो जाएगा आपका, तो इसमें हो जाएगा आपका गैर धातु कौन हो जाएगा मेरे भाई, इसमें आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या है एक गैर धातु है, कौन है हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, और आवर्त सारणी से यह पॉइंट जो है सब नोट कर लीजिए। चलिए छठा देखिए, कहता है एक रॉड और कोन, मतलब कि रॉड्स और कोन शंकु जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए रॉड और कोन कोशिका, क्या बोले रॉड और कोन दो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं हमारे आंखों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है आंख में। ठीक है, लिखिए रॉड और कोन यानी शंकु पाया जाता है कहां आंख में। रॉड का काम क्या होता है, जब हमारे आंख में कोई प्रकाश प्रवेश करता है, नोट कीजिए जब हमारे आंख में कोई प्रकाश प्रवेश करता है, क्या प्रकाश करेगा मेरे भाई प्रवेश, कोई अगर प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रकाश को नियंत्रित करने का जो काम करता है वह रॉड कोशिका करता है। कौन करता है रॉड कोशिका करता है। ठीक है, अगर शंकु कोशिका की बात करें तो रंग का आभास, अगर किसी भी चीज को अगर हम देखते हैं मेरे भाई तो यह हरा रंग का है, यह लाल रंग का लिखे, यह ब्लैक से लिखे, काला से लिखे। इस रंग जो है इसका लाल और काला है, यह आभास कराने का कौन काम करता है, तो नोट कीजिए यह आपका जो है शंकु संवेदी कोशिका जो होता है, यह
कि कौन वस्तु किस रंग का है, यह रंग का आभास कराता है। रंग देखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, शंकु कोशिका। तो इसका मुख्य काम होता है क्या, रंग का आभास कराना, ठीक है। और अर्थ का क्या होता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि जब हम अंधेरे से प्रकाश में जाते हैं, चाहे देखते होंगे जब गाड़ी चलाते वक्त रात के समय में अगर अचानक कोई तीव्र लाइट सामने अगर फोकस आ गया तो कुछ देर के लिए आपका जो है सामने क्या होता है मेरे भाई, अंधेरा छा जाता है। वह इसलिए होता है क्योंकि यही प्रकाश जब रेटिना पर पड़ता है तो उसमें क्या होता है, पुतली का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। अधिक प्रकाश मिलता है तो उसके अनुसार पुतली जो है का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। धीरे धीरे जो है नियंत्रण करता है और धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा देर के लिए आपको क्या होगा, अंधेरा अचानक दिखाई देगा, उसके बाद फिर जो है ठीक हो जाता है। तो यह पुतली के पर निर्भर करता है। तो पुतली का आकार उसमें क्या होता है मेरे भाई, फैल जाता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई देखिए, 7वां क्वेश्चन कहता है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में शामिल है, कि मतलब एक साधारण जो आवर्धक ग्लास में क्या होता है, उच्च फोकस लंबाई के अवतल लेंस होता है, छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस होता है, या छोटी फोकस लंबाई का अवतल लेंस या उच्च फोकस लंबाई का उत्तल लेंस होता है। रैपिड आंसर बताइए तो इसका क्या होगा। देखिए, तो एक साधारण आवर्धक में ग्लास जो होता है उसमें आपका क्या होता है मेरे भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस होता है। बात करें उत्तल लेंस का, किसका, उत्तल लेंस होता है। किस कौन होता है, छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस। अगर आपसे पूछे कि उत्तल लेंस का प्रयोग किस में करते हैं तो नोट कीजिएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग मेरे भाई किस में करते हैं, दूरदृष्टि के निवारण में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसमें, दूरदृष्टि निवारण में। अगर पूछ लेगा निकट में तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपका हो जाएगा छोटा फोकस लंबाई के उत्तल लेंस। चलिए 8 में कहता है निम्न में से कौन सा यौगिक नहीं है। देखिए, चौक है, लीड है यानी सीसा, सल्फर डाइऑक्साइड है और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो देखिए, बात करें लीड का तो नोट करेगा मतलब लीड। बात करें तो लिखिए, लीड जो है नोट कीजिएगा, पहला नंबर किया एक जो है क्या है मेरे भाई, धातु। क्या है, धातु। दूसरा नंबर इसका आयक्स पूछेगा तो गैलेना, एक्स पूछेगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, गैलेना। इसका एक्स क्या हो जाएगा, गैलेना हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसके बारे में, तीसरा कि यह एक अस्थाई, क्या है, अस्थाई तत्व है। क्या है मेरे भाई, सीसा क्या है, एक अस्थाई तत्व है। अगर आपसे पूछे, चौथा पॉइंट लिखिएगा अतिशीतित द्रव। लिखिए, अतिशीतित द्रव किसे कहा जाता है, तो नोट कीजिए अतिशीतित द्रव भी लीड सीसा को ही कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से कौन यौगिक नहीं है, तो यौगिक कौन हो जाएगा, यह एक धातु तत्व है। तो आंसर हो जाएगा आपका लीड। कौन हो जाएगा, लीड। देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पिन्ना किसका एक बाह्य भाग है। कौन सा, पिन्ना। तो देखिए कहता है कि पिन्ना जो है मेरे भाई किसका एक बाह्य भाग है। तो देखिए बात करते हैं कान के, किसका बात कर रहे हैं मेरे भाई, कान का। तो यह तो पिन्ना कान का भाग है। देखिए कान में लिखिएगा, इसमें 3 प्रकार के हड्डी पाया जाता है। कितने प्रकार के मेरे भाई, 3 प्रकार के हड्डी पाया जाता है। पहला में लिखिए मैलियस, मैलियस। दूसरा में हो जाएगा क्या, इनकस। दूसरा क्या होगा मेरे भाई, इनकस। और तीसरा क्या हो जाएगा, स्टेप्स।
ये जो स्टेप्स जो हड्डी है, मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी जो है मेरे भाई वो कौन सा है? स्टेपिज हड्डी कहा जाता है। यह स्टेप कौन सा हड्डी है? स्टेप्स हड्डी है। मानव शरीर का लिखिएगा, यह सबसे क्या है मेरे भाई? मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी है। कैसा है? छोटा हड्डी है कौन? स्टेप्स। तो अगर आपसे पूछे मेरे भाई कान में कितने प्रकार का हड्डी पाया जाता है? पहला लिखिए मैलियस, दूसरा क्या होगा? इनकस हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? स्टेप्स हो जाएगा। और मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है कान की हड्डी कौन है? स्टेप्स होता है, स्टेपिस कहा जाता है। यह सबसे छोटा हड्डी है। अगर बड़ा की बात करें तो मानव शरीर में सबसे बड़ा हड्डी, तो नोट कीजिएगा, सबसे बड़ा हड्डी किसका होता है? जांघ का होता है। इसका होता है मेरे भाई? जांघ का हड्डी होता है, जिसे फीमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फीमर। जांघ के सबसे शरीर में सबसे बड़ा हड्डी कौन होता है? जांघ का होता है। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? फीमर कहा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि पिन्ना किसका एक बाह्य भाग है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? कान का बाह्य भाग है। कान में 3 प्रकार के हड्डी पाए जाते हैं। चलिए सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई कहता है नेत्रा कुमारन का संबंध किस खेल से? देखिए एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जो है खेल खिलाड़ी से पूछता है, लेकिन आपका जो हम इसमें वर्तमान से जो है इंक्लूड कर दिए हैं, क्योंकि वर्तमान खिलाड़ी अभी जो भी ओलंपिक से चाहे जो भी चर्चा में है, ये आपके आगामी एग्जाम में जरूर पूछेगा। और इसमें जो है एक खिलाड़ी जो है रोज जो है उसमें इंक्लूड करते रहेंगे, तो आपसे सारे खिलाड़ी का लगभग नाम जो है याद हो जाएगा। नए नए खिलाड़ी उनका संबंधित जो है खेल है। तो कहता है कि नेत्रा कुमारन का संबंध किस खेल से? तो देखिए नौकायन में पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जिसे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की है वह कौन था? तो वह थी कौन? नेत्रा कुमारन। तब का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नाविक। ठीक है। बात करें तैराकी का, तो लिखिएगा साजन प्रकाश का संबंध किससे है? लिखिए साजन प्रकाश। ठीक है। तीरंदाजी में लिखिए दीपिका कुमारी। ठीक है, दीपिका कुमारी या दीपिका कुमारी। उसका लिखिए भाला फेंक में क्या है? इसमें आप लिख लिए नीरज चोपड़ा, जो हाल ही में ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाए हैं। चलिए तो क्वेश्चन था कि नेत्रा कुमारन का संबंध किस खेल से है? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? नाविक। साजन प्रकाश का तैराकी से है, तीरंदाजी दीपिका कुमारी और भाला फेंक से नीरज चोपड़ा। चलिए कहता है येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो लिखिए देखिए कहता है कि येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान, तो मेरे भाई यह जो येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान है यह पड़ता है अमेरिका में। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। चलिए 12 नंबर देखिए, कहता है उपनिषदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो कहता है कि उपनिषदों में किस भाषा का प्रयोग किया गया? फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो लिखिएगा देखिए नोट कीजिएगा, इसमें वैदिक साहित्य के इसमें नोट कीजिएगा नंबर पॉइंट 1 देके कि वैदिक साहित्य के अंतिम भाग को किसको? पहला नंबर लिखिए कि वैदिक साहित्य के अंतिम भाग को क्या कहा गया? उपनिषद कहा गया। वैदिक साहित्य के जो अंतिम भाग थे उन्हीं को क्या कहा है मेरे भाई? उपनिषद कहा गया। उपनिषद की संख्या बात करें तो टोटल 108 संख्या है। कितना है? 108 टोटल है। उपनिषद का पूछे
कि संबंध किससे है, तो नोट कीजिएगा, इसका अगर पूछ ले संबंध, तो संबंध किससे है मेरे भाई, दर्शन से है। किससे है, दर्शन से है। और उपनिषद का मतलब होता है कि निष्ठापूर्वक बैठना, निष्ठापूर्वक बैठना, जैसे गुरु के पास शिष्य, निष्ठापूर्वक बैठना गुरु के पास शिष्य। और इसमें जो प्रयुक्त भाषा था मेरे भाई, प्रयुक्त भाषा जो था वह संस्कृत था। कौन भाषा प्रयोग किया गया, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। तो सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, तो आपका आंसर निकल गया होगा। उपनिषद में किस भाषा का प्रयोग हुआ, आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत। चलिए सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। ठीक है, देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, औरंगजेब है। देखिए बात करें अमीर खुसरो का, तो अमीर खुसरो में पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, अमीर खुसरो को तृतीय हिंद यानी इन्हें भारत का, नोट कीजिए, तोता कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, भारत का तोता किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो कहा जाता है। दूसरा पार्ट इसमें लिखिएगा, तबला एवं सितार के आविष्कारक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है अमीर खुसरो को। तीसरा पॉइंट लिखिए, जिन्होंने अपना दरबारी जो कार्यकाल था वह बलवन के दरबार से शुरू किया। किसके दरबार से, बलवन, बलवन के दरबार से प्रारंभ किया। लेकिन अब क्वेश्चन कहता है कि किस सम्राट के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे, तो आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन पूछ लेगा कि अमीर खुसरो अपना दरबारी कार्यकाल जो है, दरबारी कामकाज किस शासक के शासनकाल से शुरू किया था, तो आंसर हो जाएगा कौन, बलवन। इन्हें भारत का तोता कहा जाता है, तबला और सितार के आविष्कारक माने जाते हैं। चलिए पुस्तक कहता है माई लाइफ डिसीजन किसकी कृति, देखिए तो फटाफट, कहता है पुस्तक माई लाइफ डिसीजन, तो यह किसका है मेरे भाई, तो ये आंसर हो जाएगा गौरी खान का है। किसका है, गौरी खान का है। ठीक है, चलिए बराक ओबामा का है, नोट कीजिएगा, द प्रॉमिस लैंड किसका है, द बराक ओबामा का है, द प्रॉमिस लैंड है। ठीक है, संसद से अगर पूछे, संसद से हिमालय, तो विजय कुमार चौधरी का है, नोट कीजिए, संसद से हिमालय। बात करें रमेश पोखरियाल का, तो रमेश पोखरियाल में नोट कीजिएगा, सियासत से सदस्यता किसका है, रमेश पोखरियाल का है। तो क्वेश्चन था कि माई लाइफ डिसीजन किसकी कृति है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, गौरी खान हो जाएगा आंसर। चलिए कहता है अन्नपूर्णा योजना कब आया। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि अन्नपूर्णा योजना जो है कब आया, इसका आंसर बनाइए तो आप लोग क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 2000 में। कब हो जाएगा, 2000 ईस्वी में आया था अन्नपूर्णा योजना। कब आया, 2000 ईस्वी में। ठीक है, 2006 में बात करें तो 2006 में लिखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्रांट योजना 2006 में आया था। क्या आया था, नोट कीजिए, 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है यह 2000 कब आया था मेरे भाई, 6 में आया था। ठीक है, अगर आपसे भारत निर्माण कार्यक्रम लिखिए, 5-6 में आया था। भारत निर्माण कार्यक्रम कब आया था मेरे भाई, 2005-6 में आया था। ठीक है, 2002-1 में नोट कीजिए, प्रधानमंत्री ग्राम्योदय योजना 2002-2001 में आया था। प्रधानमंत्री ग्राम्योदय योजना 2000-2001 में आया था। 2001 में आया, और 2000 में आपका क्या हो जाएगा, अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कोलकाता उच्च न्यायालय का खंडपीठ, कहता है खंडपीठ
कहाँ स्थित है। चलो फटाफट आंसर बनाइए, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, तो कलकत्ता उच्च बात करते हैं मद्रास का, तो नोट कीजिएगा मद्रास उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ है, मदुराई में। मध्य प्रदेश का नोट कीजिए खंडपीठ, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का खंडपीठ आपका इंदौर में हो जाएगा। बात करें जयपुर का, तो नोट कीजिएगा इसमें राजस्थान का, राजस्थान उच्च न्यायालय का खंडपीठ आपका जयपुर में। तो बच गया कौन उच्च न्यायालय का खंडपीठ, कौन बच गया, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन, पोर्ट ब्लेयर, बी नंबर। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। चलिए, कहता है 17वां क्वेश्चन की धन का समान वितरण की चर्चा है किस अनुच्छेद में। तो 39 में तो समान नागरिक सिविल संहिता की चर्चा है, 44 में ग्राम पंचायत की चर्चा है, लेकिन समान वितरण की चर्चा जो है, धन का समानता समान वितरण की चर्चा आपका अनुच्छेद 39 के ग में है। किसमें है, 39 के ग में है, धन का समान वितरण की चर्चा। चलिए, कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुआ था। तो फटाफट इसका आंसर बताइए, तो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुआ था। देखिए, बात करें 1925 में, तो लिखिएगा इसमें विश्व पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन जो है इसकी स्थापना 1925 में हुआ था। बात करें 1945 में, तो लिखिएगा IMF और वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में होता है। बात करें 1948 में, तो लिखिएगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में होता है। अब है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना 1919 में होता है। आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। कहता है 200 मीटर की दूरी पर रुकने में, कहता है कि इसे 200 मीटर की दूरी पर रुकना है, तो आवश्यक मंदक निकालने के लिए कह रहा। देखिए मंदक क्या होता है, तो मंदक एक प्रकार का मेरे भाई त्वरण ही है। क्या है, त्वरण ही है, यानी ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहा जाता है, यानी हमको त्वरण ही निकालना है। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण को नोट कीजिएगा, मंदन कहा जाता है, लेकिन इस ऋणात्मक का चिन्ह नहीं लगता। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी चल रही है, इसकी चाल दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, जिसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 गुने 5/18, 18 से गया 4 मरतबे, कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आंसर हमको मीटर पर सेकेंड में ही देना है। देखिए अब कहता है कि यह जो चल रही है, इसको ना जब हम ब्रेक लगाएंगे तो 200 मीटर तक दूरी तक यह रुकना चाहिए। कितना, 200, यानी ब्रेक मारा यहाँ तो यह जो है घसटा जाएगा यहाँ तक, यानी इसका विस्थापन दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है आपका, एस दिया हुआ है 200 मीटर। कितना दिया हुआ है, 200 मीटर, कि 200 मीटर दूरी तक ही क्या करना, 200 मीटर की दूरी पर हमें रोकना है। तो कोई जरूरी है कि मतलब मान लीजिए कोई खतरा है तो पहले सुनने मिलेगा तब ना मारेगा, अब कोई जरूरी है कि यथी मारेगा यथी रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बहुत सारे पावर ब्रेक आ गए वैसे, लेकिन इसमें कहता है कि 200 क्वेश्चन में कहता है 200 मीटर की दूरी तक रोकना है। तो मतलब ब्रेक धीरे कर यहाँ पर लगाएंगे और जैसे ही गति इसका कम होगा, ठीक है, तो कम होगा, यानी गति कम होगा त्वरण में परिवर्तन होगा, तो गति जैसे ही कम हो गया इसका मतलब इसमें मंदन उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, मंदन उत्पन्न हो गया, तो वही मंदन निकालने के लिए कह रहा है।
तो देखिए अब दिया हुआ है क्या, 200 मीटर दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, मंदन निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, मंदन निकालना है। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है 2as बराबर u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग दिया हुआ है लेकिन अंतिम वेग जो है पता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। s विस्थापन दिया हुआ है तो बस इसको पुट कर देंगे। देखिए 2 का 2 रहने दीजिए, गुना ए तो निकालना है, ऋणात्मक त्वरण है यानी मंदन ही है, और एस दिया हुआ है कितना 20, तो 20 200 ना 200, अब v स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस u का मान दिया हुआ है कितना 4, यही ना प्रारंभिक चाल है, यानी u का मान निकाले हैं कितना 20 मीटर पर सेकेंड निकाले हैं, यह वाला। तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर क्या, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 2 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना 400 ए हो जाएगा, अब गुना हो जाएगा इधर कितना 400, 4 से 4 गया बोरा में, ए बराबर कितना बचेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है मंदन यानी ऋणात्मक त्वरण का ही मान पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 मीटर पर सेकेंड, 1 से कट गया 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए तो ऑप्शन में 1 मीटर पर सेकेंड है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो है ना यह। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके गति में क्या हो रहा है, जब ब्रेक लगाया था गति में इसका अचानक क्या होगा परिवर्तन होगा, और त्वरण में परिवर्तन हुआ, जो कम हुआ ना इसी को कहते हैं मंदन कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण यहाँ उत्पन्न हो गया तो इसको मंदन कहते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 2s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होता है। चाल प्रारंभिक चाल u दिया हुआ था किलोमीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए, ठीक है 20 आ गया। s मतलब विस्थापन, इसे 200 मीटर की दूरी तक ही रोकना है, तो यह जो है कितना जाएगा 200 मीटर दूरी तक जो है विस्थापित करेगा जब ब्रेक लगाएगा तो। और v नहीं दिया हुआ है, बस इसको फॉर्मूला पर बिठा देंगे, 2s बराबर होता है v उसका माइनस u स्क्वायर, 2 एक मान निकालना है मतलब त्वरण, और s हो जाए 200 मीटर हो जाएगा विस्थापन हो गया s, और v स्क्वायर 0 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, बस यहाँ से निकाल दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। तो इसको उतार लीजिए। देखिए बीसवा कहता है, देखिए धारा निकालना है मतलब I निकालना है। पिछले दिन मेरे भाई एक त्रिभुज बताए थे, याद है, बताए थे कि अगर आपसे पूछे I बराबर क्या होता है, जिसको पूछेगा उसे हम क्या करेंगे मेरे भाई ढक देंगे, तो ढक देंगे तो धारा निकालने की कहता है मतलब I, तब बराबर क्या हो जाएगा V बटा R। यानी हमको यहाँ पर निकालना क्या है मेरे भाई I बराबर V बटा में क्या R, क्या निकालना है बटा में R, मतलब I बराबर निकालना है हमको क्या V बाई R, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर R जो है प्रतिरोध नहीं दिया हुआ है, लेकिन V मालूम है कि 2 वोल्ट है, यहाँ पर V मालूम है हमको कितना 2 वोल्ट, और R जो है नहीं दिया हुआ है, तो देखिए इसको निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले R निकाल लेते हैं, तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए जब इसको हम खोलेंगे ना, यहाँ से जब इसको खोलेंगे न्यूमेरिकल, जब भी इस टाइप का बनाना न्यूमेरिकल आए इस तरीके में अगर प्रतिरोध निकालना हो तो इसको पहले खोल दीजिए। तो देखिए इसको जब हम खोलेंगे, यहाँ से हम मुड़ा हुआ खोलेंगे तो यह जो है किस तरीके से हो जाएगा, यह इस तरीके से हो जाएगा, हो गया, मतलब क्या सीधा हो गया 2 ओम हो जाएगा, और यहाँ भी 2 ओम हो गया, और उसके समानांतर जो है यह हो गया, हो गया, और ये भी है कितना 2 ओम है। तो देखिए अब इस में किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में, किसमें है समांतर में,
बताए थे कि जब भी कोई प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 1/RA प्लस B बराबर, यह दोनों का मान जुट जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा, एक ही अथी में है तो 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, टोटल क्योंकि दो ही एक को है, बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn तक। मतलब दो समांतर क्रम प्रतिरोध निकालने के लिए जितना रहेगा उतना क्रम में 1 रहेगा, 2 3 रहेगा, मतलब n तक रहेगा। इसमें और रख सकता है, 3 को भी रहेगा, 4 को भी रहेगा। और इसका जो मान आएगा ना उसको अब जो है उलट दीजिए, आपका प्रतिरोध निकल जाएगा। तो देखिए, तो बनाइए अब इसको, तो इसको अब मिटा देते हैं, इसको ध्यान देखिए क्या हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 1/4, तो 1/R बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, इससे हो जाएगा 4 से हो जाएगा 1 मरतब कटेगा तो 1, ऐसे कटेगा 2, यानी आ गया 3/4। तो 1/R बराबर 3/4, तो R बराबर कितना आ जाएगा 3/4 हो गया, यानी R हमारा रेजिस्टेंस जो है निकल गया कितना 3/4 हो गया। चलिए अब हमको निकालना क्या है मेरे भाई, I निकालना है, और I बराबर V/R होता है। अब देखिए हमको R भी मालूम हो गया, कितना 3/4, R मालूम हो गया ना। तब अब फॉर्मूला बैठा दीजिए, I बराबर क्या होता है V/R होता है ना, तो V बराबर R होता है